हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो के पार्ट में हम कवर करने वाले हैं क्लास 7 से हमारा चैप्टर नंबर 4 है सिविक्स की बुक से ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल। इस चैप्टर में हम देख रहे हैं कि जब हम एज ए बॉय और एज ए गर्ल ग्रो करते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो उस टाइम हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, एक लड़के और लड़की के साथ कौन कौन सी मेन बातें वहाँ पर होती है, क्या क्या उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और कैसे उनको अपनी सोसाइटी में इक्वेलिटी के लिए लड़ना पड़ता है। ओके, तो इन सब के बारे में हम अपने चैप्टर में रीड कर रहे हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले की वीडियो के पार्ट में हमने 2 केस स्टडी और साथ में एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी भी देखी थी, जिसमें हमने जो वुमेन हाउस होल्ड वर्क करती है उसके बारे में देखा था। ठीक है, कि उनको बिल्कुल भी ये नहीं माना जाता कि घर का जो काम होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं होगा तो हम अपनी लाइफ में कभी भी अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए घर के जो काम होते हैं उनको हमें नेग्लेक्ट ना करके उनको भी एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो औरतें, जो लड़कियां घर का काम करती है, उनको हम बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करें और ये कहें कि वो तो कोई काम ही नहीं करती क्योंकि वो बाहर जाकर काम नहीं कर रही है। तो इस बारे में हम अपनी वीडियो के पहले पार्ट्स में कवर कर चुके हैं। आज हम अपने वीडियो के पार्ट में कि जो हाउस होल्ड वर्क होता है, वुमेन जो हाउस होल्ड वर्क करती है, उनमें क्या इक्वेलिटी है और क्या उनमें डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये हम अपने वीडियो के इस पार्ट में कवर करेंगे। तो उससे पहले जो पहले हमने स्टार्ट किया है, जो पार्ट किया है कंप्लीट, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था ग्रोइंग अप इन समोआ इन द 1920s। 1920 की बात यहाँ पर हो रही है और एक समोआ आइलैंड है पैसिफिक ओशियन में। वहाँ पर बता रहे हैं कि वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो कभी भी स्कूल नहीं जाते। स्टार्टिंग से लेके जब वो पैदा होते हैं और लास्ट तक वो कभी भी हमेशा अपनी फैमिली के बीच में ही रहते हैं, कभी भी उनको स्कूल नहीं भेजा जाता है। जो भी सीखना होता है, जो भी वो सीखते हैं, वो सभी अपने फैमिली मेम्बर से सीखते हैं। जो उनके बड़े बहन भाई होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनसे सीखते हैं। फिशिंग वहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। ज़्यादातर लोग वहाँ पर मछलियाँ पकड़ते हैं। ओके, तो जो बच्चे होते हैं वो भी 5 साल तक तो वो अपने अकॉर्डिंग काम करते, लेकिन 5 साल के बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर देते हैं। बॉयज़ जो आउटडोर वर्क होती है, आउटडोर जॉब होती है, वो करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे फिशिंग करना या जो कोकोनट प्लांटिंग कोकोनट्स होते हैं वहाँ पर जॉब करना वो स्टार्ट कर देते हैं। गर्ल्स तब तक घरों में ही काम करती है, घर का काम करती है, और जैसे ही वो टीनेजर में जाती है, जैसे ही वो 13 14 15 एज में आती है, तो वो भी घर से बाहर जाकर काम करना स्टार्ट कर देती है, जैसे फिशिंग करना, प्लांटेशन में हेल्प करना, या जो बास्केट है, बास्केट बनाना, कुकिंग सीखना। तो ये सब काम करना वो स्टार्ट कर देती है जैसे ही वो टीनेजर में आती है उस टाइम, लेकिन वो स्कूल नहीं जाते हैं। ऐसे ही हमने मध्य प्रदेश की एक स्टडी देखी कि वहाँ पर 1960s में क्या होता है कि जैसे ही बच्चे 6th क्लास या उससे बड़ी क्लास में होते थे, तो उनके लिए अलग अलग स्कूल होते थे। ओके, गर्ल्स अलग स्कूल में जाती थी, बॉयज़ अलग स्कूल में जाते थे, लेकिन फिर भी जो बॉयज़ होते थे वो गर्ल्स को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, जिसकी वजह से गर्ल्स स्कूल जाने से डरती थी। जब भी गर्ल्स की छुट्टी का टाइम होता था, शाम को जैसे ही स्कूल ऑफ हो जाता था, ओवर हो जाता था, तो उस टाइम क्या होता कि जो बॉयज़ होते वो गर्ल्स को परेशान करते गलियों में, और वहाँ पर वो या तो वो गेम खेलने लग जाते या फिर साइकिल लेके वहाँ पर स्टंट करना स्टार्ट कर देते, जिसकी वजह से गर्ल्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। वो टाइमली अपने घर पर पहुँचने के लिए वरीड रहती थी इस बारे में हमेशा कि कैसे वो अपने घर जाएगी। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल देखे कि एक तो वहाँ पर बच्चे जो थे वो स्कूल ही नहीं जा रहे थे, लेकिन दूसरे में अगर वो उनको स्कूल जाने दिया जा रहा था, तो सोसाइटी या जो बॉयज़ या जो मेल पर्सन थे वो ये नहीं चाहते थे कि गर्ल्स को भी एजुकेशन मिले, वो भी हमारी तरह पढ़े लिखे। ओके, तो ये सब हमें बताती है कि बॉयज़ और गर्ल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस थे। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी के हर पर्सन यही सोचते हैं कि बॉयज़ और गर्ल अलग अलग है, लड़के और लड़कियां अलग अलग है और उनमें डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि दोनों सेम है और किसी के साथ कोई भी अनइक्वल बिहेव नहीं करना चाहिए, सभी को इक्वल रखना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ स्टेरियोटाइप पर्सन है हमारी सोसाइटी में जो आज भी ये सोचते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स को हमेशा
अलग अलग मतलब उनमें डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए। बॉयज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और गर्ल्स को कम इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ओके, और ये सब वो हमें अपनी स्टार्टिंग लाइफ जो हमारा चाइल्डहुड एज होती है, जो बचपन होती है, वो लोग हमें बचपन से ही ये सिखाने लग जाते हैं कि इन फ्यूचर एज ए बॉयज़ अगर हम एक लड़के हैं तो हमारे साथ हमें क्या करना है, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और अगर एक लड़की है तो उसको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बॉयज़ को खेलने के लिए कार दी जाती है और गर्ल्स को खेलने के लिए एक डॉल दी जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि गर्ल्स जो है वो आगे जाके बस ओनली अपने घर का काम ही करेगी, बाहर जाने की परमिशन उसे नहीं होगी। लेकिन एक बॉयज़, एक लड़का है, उसको एक कार दी जाती है, मतलब वो बाहर जाकर काम करेगा। ओके, मतलब वो अपनी फील्ड जो होगी उसमें एक्सपर्ट बनने की कोशिश करे। ठीक है, घर के काम में वो फोकस ना करे। ऐसे इसके अलावा और भी काफ़ी बातें ऐसी होती हैं जिनको देख के ये लगता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग हो, ये पता चल जाता है हमें पहले से ही। ओके, जैसे गर्ल्स को हमेशा ये बोला जाता है कि उनकी ड्रेस जो है वो अच्छी होनी चाहिए, वो उनके बोलने का तरीका जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, सॉफ्टली बातें करनी चाहिए। लेकिन अगर वहाँ पर एक लड़की की बात आए तो लड़के के लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि उन्हें अच्छे कपड़े पहनने हैं, या उनको जो बात करने का तरीका है वो सॉफ्टली होना चाहिए। तो ये सब मैटर एक लड़के पर आकर ख़त्म हो जाते हैं। तो इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन कुछ स्टेरियोटाइप पर्सन आज भी फॉलो कर रहे हैं और इस डिस्क्रिमिनेशन को हमें रोकना है। इसी से रिलेटेड हमने एक केस स्टडी देखी थी जिसमें हमने देखा था ये सोनाली और उनकी मदर के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि सोनाली बोल रही है कि अपनी मदर को कि आप हमारे साथ चलो, हमारे स्कूल से एक ट्रिप जा रही है और उस ट्रिप में आप हमारे साथ चलो। और दूसरे जो बच्चे हैं उनकी माता, उनकी मदर भी आती है, आप तो घर का काम ही करते हो, जबकि वो तो घर का काम भी नहीं करती है। इसलिए वो ऑफिस जाती है, ऑफिस से छुट्टी लेती है, तब वो हमारे स्कूल ट्रिप में आती है, आप भी हमारे स्कूल ट्रिप में जाए। तो सोनाली बोलती है कि घर का काम करना तो बिल्कुल ईजी है, कोई भी कर सकता है घर का काम, वो कोई एक डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। ओके, तो इस पर जो सोनाली की मदर होती है वो बताती है कि नहीं, जो हाउस होल्ड वर्क है, घर का काम जो कर होता है वो इतना इजी भी नहीं है, उसको करना बहुत ही टफ काम है। फिर बाद में सोनाली बोलती है कि नहीं, ये तो बहुत ही इजी काम है, और उसके साथ उसके जो पेरेंट्स होते हैं और भी काफ़ी मेंबर होते हैं घर में, जो बॉयज़ होते हैं वो ये बोलते हैं कि हाँ, घर का काम करना तो बिल्कुल इजी है, ये तो कोई टफ काम नहीं है। इसलिए सोनाली की मदर बोलती है कि ठीक है, आज से मैं स्ट्राइक पे हूँ, कल मैं स्ट्राइक पर रहूँगी, मैं कोई काम नहीं करूँगी और घर का जितना भी काम होगा वो सभी आप करेंगे। तो जो सोनाली है वो खुश हो जाती है कि हाँ, ये तो अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डे होता है तो सब कुछ मतलब ऐसे कंफ्यूजिंग हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता कि कब क्या करना है, कैसे करना है, पूरे काम के बारे में कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है। तो सब ऐसे करके वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है और फिर उनको फील होता है कि हाँ, घर का काम करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है और इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये तो बात हुई सोनाली और उनकी मदर की, जो हमने एक स्टोरी के वे में देखी। लेकिन अगर हम बात करें एक रियल लाइफ की, तो क्या जो हाउस होल्ड वर्क है उसकी वैल्यू इतनी है कि जो जितना हम मानते हैं, जितना हमने इस स्टोरी में पढ़ा। तो यहाँ पर हमने देखा था कि इस वर्क को, जो हाउस होल्ड वर्क होता है, हाउस वर्क होता है, घरों में जो काम होता है, उसको हम हमेशा डिवैल्यू करते हैं, हमेशा ये सोचते हैं कि ये काम तो है बहुत इजी है, ये तो कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई मतलब जो कई बार क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, बड़े बड़े टाउन्स होते हैं, वहाँ पर तो इस काम को करने के लिए अलग से पर्सन हायर की जाते हैं, लेकिन इनको बदले में जो पैसे दिए जाते हैं वो बहुत कम दिए जाते हैं और ये बोल दिया जाता है कि ये तो बिल्कुल ईजी काम है और इसके करने के लिए तो आपको इतने पैसे काफ़ी है, इतने रुपए काफ़ी है। तो इसकी वैल्यू जो है हाउस वर्क की वो बहुत कम है। फिर हमने एक डोमेस्टिक वर्कर की स्टोरी के बारे में देखा कि वहाँ एक डोमेस्टिक वर्कर जो थी वो कैसे अपने कैसे उसे अपनी फर्स्ट जॉब मिली और कैसे उसने अपनी पूरी जॉब में कैसे काम किया। जो उसकी मैम साहिब थी वो कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, अगर कोई भी काम में गलती हो जाती तो उनको डांट पड़ती थी, उनको समय पर खाना भी नहीं मिलता था, लिमिटेड खाना मिलता था। तो इस टाइप में मतलब एक जो
रिस्पेक्ट वो डिजर्व करते थे, मतलब वो काम करती थी ठीक है, लेकिन काम करने के बदले में उनके साथ जो बिहेव किया जाता था वो बहुत ही गलत बिहेव था। और वो ये चाहती थी कि ऐसा बिहेव हमारे साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी एक इंसान है और एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा करे ये सही नहीं है। उसके बाद एक एस्पेक्ट और भी देखा था कि जो रूरल एरिया में जो वुमेन और गर्ल्स होती है वो फिजिकली ज़्यादा फिट होती है। ओके, उन वो जो फिजिकल वर्क है वो ज़्यादा कर सकती है, लेकिन अर्बन एरिया में जो वुमेन और गर्ल होती है वो फिजिकल वर्क कम करती है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है वुमेन वर्क एंड इक्वलिटी। जो लेडीज़ काम करती है, एक महिला जो काम करती है उसमें क्या इक्वलिटी है। As we have seen, the low value attached to women household and caregiving work is not an individual or family matter. तो जो वुमेन हाउस होल्ड वर्क करती है या जो केयर करती है अपनी फैमिली की, उसको ये माना जाता है कि ये उसके काम में ही इंक्लूड है। इसको अलग से कोई और ज़्यादा प्रेफरेंस या इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक फैमिली मैटर है और इसको एक फैमिली मैटर ही रहने दिया जाए, अलग से इम्पोर्टेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ पार्ट ऑफ ए लार्जर सिस्टम ऑफ इन इक्वेलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। और ये जो पार्ट, ये एक लार्जर इन इक्वेलिटी सिस्टम का पार्ट है जो लड़के और लड़कियां या जो आदमी और महिला के बीच में होता है, उसी का ही एक पार्ट है। इट देयरफॉर हैज़ टू बी डेल्ट विद थ्रू एक्शन, नॉट जस्ट एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल और द फैमिली बट ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट। अगर हमें इस इश्यू को, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना है कि वुमेन के साथ जो ये अनइक्वल बिहेव हो रहा है हाउस होल्ड वर्क के नाम पे या केयर गिविंग के नाम पर, इसको हमें कम करने के लिए किसी एक पर्सन को नहीं, किसी एक फैमिली को नहीं, बल्कि सभी को, इसमें गवर्नमेंट को भी इंक्लूड होना पड़ेगा। अगर वो इसके लिए कोई एक्शन लेते हैं तभी इस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकते हैं। एज वी नो, इक्वेलिटी इज एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल माना जाता है वो क्या है, इक्वलिटी है, कि सभी को समानता मिलनी चाहिए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बी ए रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। किसी के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और वो भी किस बिहाफ पर, किसके अकॉर्डिंग, मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग। एक आदमी, एक महिला, इसके अकॉर्डिंग, या जो गर्ल्स या बॉयज़, लड़के या लड़की, इन चीज़ों के अकॉर्डिंग कोई भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इन रियलिटी इनइक्वलिटी बिटवीन द सेक्स एग्जिस्ट। मतलब अगर हम रियलिटी में देखें, ये तो बात हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि किसी के साथ कोई भी अनइक्वलिटी नहीं करनी अकॉर्डिंग टू मेल और फीमेल। लेकिन अगर हम देखें रियल में, जेंडर के अकॉर्डिंग जो हम इक्वलिटी है, अनइक्वलिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है बॉयज़ और गर्ल में, मैन और वुमेन में। मेल और फीमेल में जो अनइक्वल बिहेव होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। द गवर्नमेंट इज़ देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर दिस एंड टेक पॉजिटिव स्टेप टू रेमेडी द सिचुएशन। और यहाँ पर गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस बारे में देखे, इसके रीज़न पता लगाए और उसके बाद कोई पॉजिटिव स्टेप ले इस सिचुएशन को कम करने के लिए, इस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इट रिकॉग्नाइज दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल ऑन वुमेन एंड गर्ल। और ये बताए कि जो चाइल्ड केयर या जो घर का काम है वो सभी वुमेन या गर्ल के ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहिए, बल्कि घर में, फैमिली में और भी जितने फैमिली मेम्बर है वो सभी इस काम को मिलकर करें। इस बारे में भी इंश्योर करना जरूरी है। दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल कैन अटेंड स्कूल। और इससे मतलब जो एक नेचुरली इफेक्ट पड़ेगा वो तब पड़ेगा जब गर्ल एजुकेटेड होगी, जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करेगी, उनको बताया जाएगा कि सभी इक्वल है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर ये तभी पॉसिबल होगा जब गर्ल्स स्कूल जाना स्टार्ट करेगी। इट डिटरमाइन वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब एंड कैरियर दे कैन डू। और इसी से वो पता लगा सकती है कि जो वुमेन है वो भी घर से बाहर जाकर काम कर सकती है, जॉब उनके लिए है, कैरियर भी उनके लिए है जिसमें वो
खुद को डेवलप कर सकती है। द गवर्नमेंट हैज सेटअप आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर इन सेवरल विलेज इन द कंट्री। और इसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या सेटअप की है, आंगनवाड़ी सेटअप की है या चाइल्ड केयर सेंटर सेटअप की है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लेडीज़ होती हैं, जो वुमेन होती है, वो वहाँ पर जाकर काम कर सकती है, या वहाँ पर जो उनके छोटे बच्चे होते हैं उनको वहाँ पर रखकर थोड़े टाइम के लिए और अपने ऊपर वो फोकस कर सकती है। The government has passed law that make it mandatory for organization that have more than 30 women employed to provide crèche facility। और गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है, ये बता दिया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन 30 एम्प्लॉय तो होने ही चाहिए, वुमेन एम्प्लॉय तो होने ही चाहिए, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। द प्रोविजन ऑफ क्रेच हेल्प मैनी वुमेन टू टेक एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम। और जो ये प्रोविज़न है वो ये बताता है कि जो वुमेन है वो भी घर से बाहर जाकर काम कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट उनके लिए भी है। इट ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल टू अटेंड स्कूल। और ये सब, इन सब की वजह से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां स्कूल जाना स्टार्ट करेगी और उनको एजुकेशन होगी, नॉलेज होगी, जिसकी वजह से वो अपने बारे में सोचेगी, अपनी फैमिली के बारे में सोचेगी और अपने डेवलपमेंट और अपनी फैमिली के डेवलपमेंट पर फोकस करेगी। तो ये था हमारा चैप्टर, जिसमें हमने अभी देखा है कि वुमेन और वुमेन के साथ जो अनइक्वल बिहेव होता है उसको कैसे रोका जाए, कैसे गवर्नमेंट उसके लिए स्टेप ले, कैसे सोसाइटी उसके लिए स्टेप ले, और बॉयज़ और गर्ल में, मेल और फीमेल में जो डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है उस डिस्क्रिमिनेशन को हम कैसे रोक सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा बुक NCERT की बुक है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा ये चैप्टर जिसकी रीडिंग हम कर रहे थे, जिसको हम पढ़ रहे थे, वो अब कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसके एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम एक बार जो ग्लोसरी है उसके बारे में देख लेते हैं, पूरे चैप्टर में कौन कौन सी मेन बातें थी जो यहाँ पर दी हुई है शॉर्ट में। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास थी आइडेंटिटी, कि आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी इज ए सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस ऑफ हु वन इज। मतलब आइडेंटिटी होती है अपने बारे में सोचना कि मैं क्या हूँ, हम क्या है, अपनी बारे में सोचना, अपनी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में फोकस करना, वो क्या होती है, हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान होती है कि हम क्या है, हम किस लेवल पर है, हम कौन है। तो इस बारे में जब हमें पता चल जाता है तो वो हमारी सेल्फ अवेयरनेस होती है और वही हमारी आइडेंटिटी भी बन जाती है। टिपिकली ए पर्सन कैन हैव सेवरल आइडेंटिटी। पर्सन जो होते हैं उनकी अलग अलग आइडेंटिटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन कैन बी गर्ल, ए सिस्टर, ए म्यूजिशियन। हो सकता है कि कोई गर्ल्स हो या कोई बहन हो या कोई म्यूजिशियन हो। तो ऐसे करके हमारी आइडेंटिटी कुछ भी हो सकती है, वो हमें खुद पहचाननी है। सेकेंड ग्रोसरी हमें दे रखी है डबल बर्डन। डबल बर्डन क्या होता है, लिटरली मीन ए डबल लोड। मतलब जब हमारे ऊपर कोई डबल बर्डन आ जाता है, कोई दो काम का प्रेशर आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डबल बर्डन। दिस टर्म इज कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब द वुमेन वर्क सिचुएशन। मतलब ये बताता है कि जो वुमेन काम करती है वो डबल बर्डन में काम करती है। कौन कौन सी, एक तो वो एज ए लेबर काम करती है, और दूसरा कई बार ऐसा होता है कि वुमेन अपनी रिकॉग्निशन के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए टू टाइप के वर्क करती है। एक तो आउटसाइड द हाउस और एक इनसाइड द हाउस। एक तो अपने घर पर काम करना और एक घर से बाहर काम करना। तो इसको हम बोलेंगे कि उस वुमेन पर क्या है, डबल बर्डन है, कि वो अपने घर का काम भी कर रही है और घर से बाहर का भी काम कर रही है। थर्ड हमारे पास है केयर गिविंग। केयर गिविंग क्या होता है, केयर गिविंग रेफर टू ए रेंज ऑफ टास्क रिलेटेड टू लुकिंग आफ्टर एंड न्यूट्रिंग। केयर गिविंग का मतलब होता है कि जैसे कोई पर्सन बीमार है, या बीमार छोड़ो, जो पर्सन हमारी फैमिली के मेंबर होते हैं तो हम उनके बारे में सोचते हैं कि उन्होंने खाना खाया, उन्होंने अच्छे से वो कैसे रह रही है, उनका हर काम अच्छे से कंप्लीट हो, हम उनकी केयर कर रहे हैं। तो वो होता है केयर गिविंग, कि उनके बारे में सोचना, उनके बारे में हर बात, जो पॉजिटिव बातें होती है वो हर चीज़ सोचना। बिसाइड फिजिकल टास्क दे ऑल्सो इन्वॉल्व्ड ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल आस्पेक्ट। और इसमें हम ओनली मेंटली नहीं, हम सोचते नहीं हैं, बल्कि फिजिकली टास्क भी करते हैं, करके भी देती है उनको काम। तो वो होता है हमारा केयर गिविंग।
उसके बाद हमारे पास आता है डिवैल्यूड। डिवैल्यूड का मतलब क्या होता है? व्हेन समवन इज नॉट गिवन ड्यू रिकॉग्नाइज फॉर ए टास्क और ए जॉब दे हैव डन। मतलब किसी ने कोई काम किया है, कोई जॉब की है, कोई टास्क किया है, लेकिन उसके बदले में उसे कुछ नहीं मिल रहा है, उसको बिल्कुल भी ना कोई बेनिफिट मिल रहा है, ना कोई रिकॉग्निशन मिल रही है, उसकी तरफ से सब कुछ नेग्लेक्ट हो रहा है। हमने कोई काम कर दिया लेकिन उसको लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि ये तो कोई भी कर सकता है, ये क्या काम है, ठीक है। तो वो होता है डिवैल्यूड कर दिया, मतलब हमने दे कैन फील डिवैल्यूड, मतलब हमको ऐसा लगेगा कि हमने एक तो इतना काम किया और ऊपर से हमें नेग्लेक्ट किया जा रहा है, हमारे ऊपर कोई फोकस ही नहीं कर रहा, हमें कोई देख ही नहीं रहा है, तो वो होता है डिवैल्यूड। मतलब हमें जो वैल्यूड है, जो उसकी वैल्यू थी उससे अलग कर दिया बिल्कुल। For example, if a boy has put in a lot of effort into making a special birthday gift for his friend and his friend does not say anything about this, then the boy may feel devalued। मतलब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दे रखा है कि एक बॉय, एक लड़का है और उसका बर्थडे आने वाला है, तो बर्थडे पर उसके फ्रेंड ने क्या किया कि उसको एक स्पेशल बर्थडे गिफ्ट दिया। उसको बनाने में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की, ओके, और उसके फ्रेंड को उन्होंने उसके बर्थडे पर वो गिफ्ट भी दे दिया। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो बर्थडे गिफ्ट बनाया और उसके बाद उसको दे भी दिया बर्थडे गिफ्ट, लेकिन उसके फ्रेंड ने उसके बदले में कुछ नहीं किया, ना उसको थैंक यू बोला, ना ये बोला कि ये बहुत अच्छा है, या ना ये बोला कि आपने इतनी मेहनत क्यों की। मतलब उसको जस्ट लिया और रख लिया, उसके बदले में कोई भी कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा। तो जो उसके फ्रेंड होंगे उनको ये लगेगा कि ये डिवैल्यूड है, ठीक है। मतलब हमने जो काम किया, ये कितने ज़्यादा एफर्ट लगाए इसका बर्थडे गिफ्ट बनाने में, और ऊपर से इसने हमें कुछ भी नहीं कहा उस बर्थडे गिफ्ट के लिए, तो ये डिवैल्यूड, मतलब उसकी कीमत ख़त्म कर दी बिल्कुल। हमें ये लग रहा था कि ये बहुत ही कीमती है, इसको बनाने में हमने इतना टाइम लगा दिया, लेकिन उसके लिए वो डिवैल्यूड है, मतलब कोई कीमत नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं डिवैल्यूड। और जो वुमेन हाउस होल्ड वर्क करती है, घर का काम करती है, उसको मोस्टली हर पर्सन डिवैल्यूड ही करता है। ये सोचता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है, और इसके लिए अलग से कोई मतलब ये होता है ना, इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, तो वो आता है हमारा डिवैल्यूड में। तो ये था हमारी टॉपिक जिसमें हमने अपना पार्ट ग्रोइंग अप ए बॉयज़ एंड अप ए एज ए बॉय और एज ए गर्ल को इंक्लूड किया है, और इसमें रिलेटेड जो मेन बातें थी वो NCERT की बुक के अकॉर्डिंग हमने सभी रीड कर ली है, इनको अच्छे से समझ लिया है। तो आई होप वीडियो को देखते हुए आप पूरे चैप्टर को एक बार दोबारा से अच्छे से रीड करोगे, और कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक में तो वो आप मेरे साथ डिस्कस करोगे। थैंक यू।